हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं दीपक शर्मा अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड आपका एलिमेंट्री रिएक्शन, डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। लास्ट लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हेल्प से यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं और रेट कांस्टेंट की यूनिट की हेल्प से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हैं। इतना मैं आपको बता चुका हूं और उस पर न्यूमेरिकल भी आपको करवा चुका हूं, रेट लॉ पर भी आपकी न्यूमेरिकल करवा चुका हूं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। यानी आपको डिफरेंस लिखना है किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में। तो एक तरफ आपका आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, एक तरफ आएगा आपका रेट कांस्टेंट। First, it is the rate of change of concentration of either reactant और प्रोडक्ट। किसी भी एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की जो रेट ऑफ चेंज आती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इधर देखेंगे, इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट whose value is equal to rate of reaction whose value is equal to rate of reaction when the concentration of all reactant is unity। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर कब होगी, जब सारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। और ये क्या होता है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होती है, लेकिन कब, जब सारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम कितना ले लेते हैं, यूनिटी ले लेते हैं। सेकंड पॉइंट अपन बात करते हैं, क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, द रेट ऑफ reaction decreases as reaction proceed in forward direction। जैसे रिएक्शन बढ़ती जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन होती जाती है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और ये कंसंट्रेशन पे क्या करती है, डिपेंड करती है। तो रिएक्शन होती जाएगी, धीरे धीरे कंसंट्रेशन की वैल्यू कम होती जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, इस इधर आएंगे, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ
rate constant remains same throughout complete रिएक्शन। ठीक है, पूरी रिएक्शन के दौरान रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है, ये चेंज नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आता है द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर मिनट होती है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, द यूनिट ऑफ rate constant depends on order of reaction it is given by mole per liter की पावर 1 minus n second inverse, where n is the order of reaction, या ATM 1 minus n second inverse। ठीक है, तो ये हो जाता है डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ये बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एमपी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी, तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप पूछ लेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन की। ठीक है, जो कल न्यूमेरिकल करवाए थे उस टाइप की न्यूमेरिकल मैं सोचता हूं कि आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, एलिमेंट्री रिएक्शन की। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, दोज केमिकल रिएक्शन which are completed in one या single step are known as एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, क्या होती है, दोज केमिकल रिएक्शन which are carried out in number of steps are known as complex reaction। मतलब ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में नहीं होती, कई सारे स्टेप में कंप्लीट होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ
मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? द सीरीज ऑफ chemical reaction or different step of reaction in which complex reaction will takes place is known as mechanism of complex reaction, ठीक है। तो आपका क्या होता है, पहली बात तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? जो एक स्टेप में ना होकर कई सारे स्टेप में जो रिएक्शन होती है उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब इन सभी स्टेप को वन बाय वन अपन अरेंज कर देते हैं। सीरीज ऑफ स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। उन सबको स्टेप बाय स्टेप अगर अरेंज कर देते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें स्टार करके लिखेंगे द slowest step of complex reaction, is known as rate determining step, ठीक है। द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको अपन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसी स्टेप के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। मैं आपको समझा देता हूं, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आपका पहला स्टेप स्लो है तो आपका जो हो जाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही हो जाएगा, और आपको उसी स्टेप को देखकर आपको क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता देना है, ठीक है। उससे पहले जितने भी आपके उससे पहले स्लोएस्ट स्टेप से पहले वाले जितने भी स्टेप होंगे उनको कंबाइन करके आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आपका लास्ट स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होगा तो उससे पहले वाले सबको क्या करना पड़ेगा? आपको जोड़ना पड़ेगा या कंबाइन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन की ट्वाइस ऑफ N2O5, ये डिकम्पोज होता है 4 टाइम्स ऑफ NO2 में प्लस O2 में। ये दो स्टेप में कंप्लीट होती है। ये आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्टेप क्या रहता है? पहला N2O5 डिकम्पोज होता है किसमें? NO2 में प्लस NO3 में, ठीक है। ये आपका स्लो स्टेप है, ठीक है। ये आपका रेट कांस्टेंट हो गया केवल, ठीक है। उसके बाद फिर NO3 कंबाइन होता है किससे? N2O5 से, और ये K2 आता है, ठीक है। और आपका क्या बना लेता है? थ्राइस ऑफ NO2 बना लेता है प्लस O2 बना लेता है, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ N2O5 और क्या बन जाएगा आपका? 4 टाइम्स ऑफ NO2 बन जाएगा प्लस O2 बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें स्लोएस्ट स्टेप पहला ही पड़ गया, ठीक है। तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट होंगे, वही क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब इसमें जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के होंगे वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो हेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is 1 and rate law expression
क्या हो जाएगा, R बराबर K1 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूसरा भी दे देता हूं, अकेले एक एग्जांपल से काम नहीं चलेगा कि सर आपने ये तो वो बता दिया कि जिसमें फर्स्ट स्टेप ही स्लोएस्ट स्टेप होता है, इसके अलावा भी क्या हो जाएगा, दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, सेकंड एग्जांपल लेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स ट्वाइस ऑफ NO रिएक्ट करेगा O2 से, क्या बनाएगा, ट्वाइस ऑफ NO2 बनाएगा। ये भी कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कौन सी, पहले आपका NO कंबाइन होता है O2 से, क्या बनाता है, NO3 बना देता है, फिर NO वापस से कंबाइन होता है किससे, NO3 से, क्या बना लेता है, ट्वाइस ऑफ NO2 बना लेता है। ये फास्ट है और ये स्लो है, ये फास्ट है और ये स्लो है। ठीक है, ये K और ये K1। ठीक है, अब जो ऑर्डर आएगा स्लोएस्ट बाद वाला है, तो उससे पहले वाली सारी रिएक्शन को आपको मर्ज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों को मर्ज करके आपको मिलेगी, NO3 से NO3 कैंसिल। ठीक है, ये ट्वाइस ऑफ NO प्लस O2 ही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ NO2 ही बनेगा। यही आपकी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, यही रिएक्शन हो जाती है। तो अब इस रिएक्शन में जो होगा वही क्या हो जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन। हेंस इन दोनों को कंबाइन करके मिलेगा, हेंस रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन, R बराबर K टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। ठीक है, हेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिज्म से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मैकेनिज्म भी बता सकते हैं। ये काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मैकेनिज्म पढ़ लिया, मैकेनिज्म से ऑर्डर ऑफ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, आपको रेट स्टेप दे देते हैं, वो पूछते हैं इसका ऑर्डर क्या है, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है। तो आपको देखना स्लोएस्ट स्टेप क्या है, उससे पहले वाले सबको कंबाइन कर देना, उसके बाद वालों को नहीं, उससे पहले वाले सबको कंबाइन कर देना। तो आपका क्या हो जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अगर पहला ही स्टेप स्लो है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या बता देना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन बता देना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता देना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, तो अगली हेडिंग आपकी आती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये हटा देता हूं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कॉमा आयन और एटम that collide together in order to complete reaction, in order to bring out a chemical reaction is
known as molecularity of reaction। मतलब कितने एटम या आयन या मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होते हैं जिससे कि केमिकल रिएक्शन हो जाए। ये सपोज करते हैं, मतलब एग्जैक्ट वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता है, ये कितने एक साथ टकरा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कितने आपस में टकरा रहे हैं, जैसे क्या है कि कोई काम है एक व्यक्ति ने कर दिया और हम 4 लोग लगे थे, तो हम 4 लोग क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन जिनके कारण वो इफेक्टिवली हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ऑर्डर अलग होता है, मॉलिक्यूलरिटी अलग होती है। मॉलिक्यूलरिटी क्या बताती है कि टोटल कितने मॉलिक्यूल एटम या आयन कोलाइड हुए हैं जिससे कि रिएक्शन हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन molecularity and order of reaction। डिफरेंस बिटवीन molecularity and order of reaction। इधर आएगा molecularity, इधर आ जाएगा order of reaction। molecularity, order of reaction। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज द टोटल नंबर ऑफ आयन, मॉलिक्यूल और एटम दैट कोलाइड टुगेदर in order to bring chemical reaction यानी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए जितने एटम, आयन और मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं, ठीक है। इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ concentration of reactant in rate law expression, ठीक है। ये क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जितनी भी पावर होती है उन सभी पावर का जो सम होता है, समेशन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। सेकंड, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, इट नेवर बी इन फ्रैक्शन। ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये हमेशा होल नंबर हो सकता है, ठीक है। इधर आ जाएगा, इट मे बी इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है। थर्ड आएगा, इट नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकता। इट मे बी जीरो, ठीक है। इट इज theoretical concept, it can be determined by seeing chemical reaction। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, केमिकल रिएक्शन देख के अपन बता सकते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है। अगला आएगा, इट इज नॉट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट ऑलवेज डिटरमाइन experimentally
मेंटली। ठीक है, आप रिएक्शन देख के इसकी वैल्यू नहीं बता सकते, इसको हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इट इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ओनली। ठीक है, जो आपकी मॉलिक्यूलरिटी होती है वो केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही वैलिड रहती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाली जा सकती। इट इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री as well as complex reaction। ठीक है, ये एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शन के लिए डिटरमाइन किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे आपका इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, या मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं बताता। पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता, इसलिए ये मैकेनिज्म के बारे में नहीं बताता। ठीक है, तो अगला आएगा इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग or describing mechanism of complex reaction। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन को पढ़ना है क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर डिफरेंट रिएक्शन। ठीक है, अलग अलग रिएक्शन के लिए, अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ना है, उनके ग्राफ देखना है, उनसे कई सारे फॉर्मूले कैलकुलेट करना है। तो आज हम इतना ही करेंगे। आज आपको ये जो लास्ट वाला डिफरेंस है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये अक्सर पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, वो भी आपको अच्छे से कर लेना है। और बाकी जो मैंने लाइनें लिखवाई, डेफिनेशन लिखवाई है, वो आपकी ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेंगे, द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज, तो क्या बोलोगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप को क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। दोज केमिकल रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। और दूसरा मैंने क्या बताया था कि आपको मैकेनिज्म दे दिया जाएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछ लिया जाएगा या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लिया जाएगा। उल्टा भी कर सकते हैं कि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे दिया, मैकेनिज्म लिखने के लिए पूछ लिया। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्यों टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपको पता नहीं होते। अगर पता है तो फिर इजी हो जाता है, लेकिन अगर इंटरमीडिएट पता नहीं है तो आप ये नहीं बता सकते कि कितने स्टेप में रिएक्शन हो रही है, कौन फास्ट स्टेप है, कौन स्लो स्टेप है। थोड़ा उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। बाकी अगर आपको मैकेनिज्म दिया है और आपसे ऑर्डर और रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछा है तो वो इजीली आप बता सकते हो। ऐसे क्वेश्चन कई बार नीट, जेई एवं एंड आपके 12 सीबीएसई में पूछे गए हैं। एमपी बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन सीबीएसई वाले बिल्कुल प्रिपेयर कर लें,
और आपके नीट और जेई वाले बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, ज्यादा नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा ही पढ़ाया, लेकिन थोड़ा सा काफी है। बाकी अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और दोनों के हाफ लाइफ पीरियड, ये अपन अगले लेक्चर में यानी कल डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका फिर हाफ लाइफ पीरियड के लिए जनरल एक्सप्रेशन, फिर अपन बात करेंगे मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ कांस्टेंट, फिर आपका अरेनियस इक्वेशन और चैप्टर इस तरह से अपन खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो 4-5 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा आप मेहनत करोगे आसानी से बन जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है।